सो वेलकम एवरीबॉडी। देखने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर नंबर 3 है बायोलॉजी की यूनिट रिप्रोडक्शन का और ओवरऑल बायोलॉजी का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पहले के भी 2 चैप्टर हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसको आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छे तरीके से वो भी क्लियर कराए गए हैं। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखेंगे और जेनेटिक्स देखेंगे। आज का टारगेट हमारा ये 2 यूनिट रहने वाला है। मेजर पोर्शन हमारा यहीं से आता है। ये 2 यूनिट हो जाएंगी मतलब लाइफ जिंगा लाला है भाई फिर तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तो सबसे पहले समझेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है। इसका सिंपल सा मतलब है, या यूँ कह लो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कह लो या कह लो हेल्थ ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपकी हेल्थ कैसी है। सर एक हेल्थ तो हम सुनते हैं नॉर्मल वाली हेल्थ है, फिर रिप्रोडक्शन की हेल्थ क्या होती है। देखो रिप्रोडक्शन की हेल्थ का जो मतलब है वो पहले क्या माना जाता था आपको पता है। पहले माना जाता था हेल्दी रिप्रोडक्टिव। देखिए आप कोई सा भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, दिट इज़ मोर देन सफिशिएंट। यहाँ पर हर चीज़ इन डेप्थ है, एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड है। आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी समझने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ यहाँ पर होगी, कुछ पीवाईक्यूज कुछ क्वेश्चंस भी मैं इंक्लूड कराऊंगा। उसके बाद आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इतना अच्छे से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर है, आप एनसीईआरटी देखो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अच्छा देखना नॉर्मली क्या होता है ना, मैं एनसीईआरटी का साथ साथ आपको बताते भी चलता हूँ कि हमने ये कर लिया है। इसमें मैं एनसीईआरटी नहीं उठा रहा, छोटा चैप्टर है, आप मेरे से पढ़ो, अच्छा कंटेंट आपको दूंगा, उसके बाद एनसीईआरटी देखो, पूरा यहाँ पर क्लियर हो ही जाना है। हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। अब देखो यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात है। ऐसा माना जाता था पहले, मैं अभी की बात नहीं कर रहा है, ऐसा पहले बोला जाता था कि हेल्थ ऑफ रिप्रोडक्शन या जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका सिंपल मतलब क्या है कि आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो हेल्दी होना चाहिए और वो अपना नॉर्मल काम उसको करना चाहिए। पहले यही माना जाता था, लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, इसलिए हमने कहा कि ये क्या है आपका एक अर्लियर व्यू है। ये क्या है भाई, अर्लियर व्यू है। तो सर मॉडर्न व्यू क्या है, या असल में आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसको कहते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भाई आजकल अगर आप देखो प्रॉपर डेफिनेशन, अगर आप देखोगे, अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आप यही लिखने वाले हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या लिखोगे, देखना देखना, हेल्थ इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिलेटेड एरियाज। मतलब जो ये आप रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी होना चाहिए, फिजियोलॉजिकल फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उससे जो रिलेटेड एरियाज़ हैं उनमें भी आप हेल्दी होने चाहिए। तो हम इसके लिए एक ट्रिक बनाते हैं, काफ़ी शानदार ट्रिक है, आप लोगों को बड़ी पसंद भी आती है। हम बोलते हैं पेशाब, PESAB। बस ये शब्द अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आप पूरी डेफिनेशन लिख सकते हो, PESAB। तो इसका मतलब क्या है देखना, P फॉर फिजिकल, E फॉर इमोशनल, S फॉर सोशियल, फिजिकल इमोशनल सोशल, फिर बचा AB। A फॉर होता है एंड, B फॉर बिहेवियरल वेलबींग। तो अगर कोई आपसे प्रॉपर डेफिनेशन पूछे तो आप ये छाप के आ जाओगे, हेल्थ इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिलेटेड एरिया, फिर पेशाब यानी कि फिजिकल इमोशनल सोशल एंड बिहेवियरल वेलबींग, ये होना चाहिए। रिप्रोडक्शन के साथ साथ ये जो रिलेटेड एरियाज हैं, फिजिकल एरिया, इमोशनल एरिया, सोशल एरिया, बिहेवियरल एरिया, ये भी अच्छे होने चाहिए। तब आप कहोगे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है या उसके पास हेल्थ ऑफ रिप्रोडक्शन है। जल्दी से इसको करेंगे फिर। ठीक है भैया, अब ये आपको बताने की मेरे ख्याल से ज़्यादा खासा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि WHO के हिसाब से 1948 में एक हेल्थ की डेफिनेशन वो देते हैं। क्या देते हैं, वो बोलते हैं हेल्थ इज़ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फिजिकल अच्छे दिखते हो, अच्छे हो तो आप हेल्दी हो, नहीं, आपका मेंटल स्टेटस भी अच्छा होना चाहिए और आप सोशली एक्टिव होने चाहिए, तब आप सही मायने में हेल्दी खिलाओ कि WHO बोलता है, मैं नहीं। तो ये सिंपल सी बातें थी कुछ जो आपको बहुत अच्छे से आई होप कि ये क्लियर होंगी अब कि हम एक्चुअली रिप्रोडक्टिव हेल्थ या हेल्थ ऑफ रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। रिप्रोडक्शन के साथ उसके रिलेटेड एरियाज में भी जब आप हेल्दी होगे उसी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाएगा।
सर रिलेटेड एरिया क्या है? पेशाब, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल एंड बिहेवियरल वेलबींग। बहुत बढ़िया। अब आप एक और चीज़ समझिए मेरे साथ कि यहाँ पर हम टॉपिक्स कौन कौन से कवर करेंगे। ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया, बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इन डेप्थ भी आप इसको पढ़ सकते हो, तो मैं यहाँ पर अच्छे खासे डेप्थ में जाके ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड रहेगा और एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा ही होंगे, कम नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा ही होंगे, एनसीईआरटी से कम नहीं होंगे। तो टॉपिक का पहले आप चीज़ देखो, टॉपिक कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाऊंगा, बस एक आध चीज़ें कहीं पर थोड़ा बहुत हो सकता है एक्सप्लेनेशन या वगैरह में। तो टॉपिक पहला क्या है? देखो पहला टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। पहले हम ये पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम क्या क्या है और उनमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम लगाएं कि हम उन प्रॉब्लम को ओवरकम कर जाएं। तो आप ये समझोगे कि एक ओवर पॉपुलेशन बहुत बड़ी दिक्कत है, तो इसीलिए दूसरा टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा कि पॉपुलेशन ओवर हो रही है तो उसको स्टेबलाइज कैसे किया जाए। तो बोला गया पॉपुलेशन स्टेबिलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन स्टेबिलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। तो बोला गया इस टॉपिक को ले आओ। हमने कहा बहुत बढ़िया, अब होता क्या है, आपको बर्थ कंट्रोल करना है तो बर्थ कंट्रोल के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, बर्थ कंट्रोल के बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जब बर्थ कंट्रोल नहीं हो पाता है। बहुत सारे आपने तरीके लगाए, तिगड़म लगाए, कोई भी जो आपका तिगड़म था वो फेल हो गया तो बर्थ कंट्रोल नहीं हो पाया। अब जो मदर है उसने बेबी को कंसीव कर लिया, बावजूद उसके आपको उसमें बर्थ नहीं चाहिए, तो आप क्या कराते हो? MTP कराते हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फिर उस केस में MTP कराया जाता है। अच्छा, MTP के बाद दो टॉपिक और पढ़ेंगे आप अच्छे। चौथा है STD या इसी को STI बोला जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शंस, STD या STI, ये है आपका चौथा टॉपिक। और पांचवा जो लास्ट टॉपिक है डेट इज इनफर्टिलिटी के आजकल कॉजेस क्या क्या है, किस तरीके से इसके लिए हमने मेथड्स निकाली हैं कि हम इनफर्टिलिटी को ओवरकम कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए इन विट्रो मेथड है, इन वीवो मेथड है, मतलब लिविंग के अंदर भी आप डाल सकते हो डायरेक्ट, और नॉन लिविंग में भी आप जनरेट करा सकते हो जाइगोट को। तो ये सारे तरीके होते हैं वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, शानदार है, अच्छे से समझ के चलेंगे तो मज़ा आएगा। तो पहला इसमें देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। चलिए इसको करेंगे। तो आप सभी अब मेरे साथ लिखेंगे टॉपिक नंबर 1, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। आइए इसकी बात करते हैं। तो समझिएगा, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज इसका मतलब क्या है? टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, कि आपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करा, एंड स्ट्रेटजीज टू ओवरकम, और स्ट्रेटजीज लगाई इससे बचने के लिए, इससे ओवरकम करने के लिए। इसको कहा रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आने वाली प्रॉब्लम्स को आपने आइडेंटिफाई करा कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम्स आज हमारे समाज में हैं और उससे स्ट्रेटजीज क्या लगाई जाएं कि वो आप ओवरकम कर पाओ। अच्छा, आप बहुत ध्यान से इसमें सुनेंगे तो इसमें आप ये क्या देखोगे कि जो प्रॉब्लम की बात है, उसमें जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो है ओवर पॉपुलेशन। वो क्या है? ओवर पॉपुलेशन, या इसी को बोला जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अभी इंडिया में आप करेंटली पॉपुलेशन देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ इंडिया की करंट पॉपुलेशन का, तो आप जानते हो कितनी है भैया? आपको जान के हैरानी होगी, हैरानी तो क्या होगी पता ही होगा, 1.44 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी है। मतलब 1,44,00,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, और इंडिया चाइना को भी पीछे छोड़ के
आगे बढ़ चुका है पॉपुलेशन के मामले में, हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हमारी बन चुकी है, और हमारे देश का एरिया इतना नहीं है कि हर किसी इंसान को एक अच्छा लैंड मिल पाए रहने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हर इंसान जिस एरिया में रह रहा है वो काफ़ी कम है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है हमारी, ठीक है। उतना आपको नहीं समझना, बस ये समझिए कि इंडिया की करंट पॉपुलेशन 1.44 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ एन बिगेस्ट प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड नाउ डेज। तो अब इसमें कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन। सर ये पॉपुलेशन क्या होता है? मैंने कहा देख, पॉपुलेशन कुछ नहीं होता, पॉपुलेशन होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। देखो पर्टिकुलर एरिया और टाइम इसलिए लिया क्योंकि टाइम के साथ और एरिया के साथ पॉपुलेशन चेंज कर सकती है। और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, जैसे सर हम होमोसेपियंस हैं तो हम ह्यूमंस हैं, तो हमारी ह्यूमन की स्पीशीज़ के ही सारे लोग होने चाहिए, उन्हीं की आप पॉपुलेशन कहोगे। पॉपुलेशन ऐसा थोड़ी में कि इंसानों के साथ शेरों को भी गिन लिया, नहीं, स्पीशीज़ सेम होनी चाहिए पर्टिकुलर एरिया में और पर्टिकुलर टाइम में। बाकी इसका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन इकोलॉजी में है, यहाँ मैं बस आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए चीज़ें लिखा दिया कर रहा हूँ, ठीक है। डेमोग्राफी एक और टर्म आप यहाँ पर इकोलॉजी में पढ़ोगे बाद में, अभी बस सुन लो, है ना। इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल या साइंटिफिक काउंट ऑफ अ पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिकल या फिर साइंटिफिक काउंट जब आप करोगे पॉपुलेशन का तो उसको डेमोग्राफी कह देते हैं। फॉर शेक अगर ह्यूमन की पॉपुलेशन का आप स्टैटिस्टिकल या साइंटिफिक काउंट कर रहे हो तो उसको ह्यूमन डेमोग्राफी कह देंगे। उसको क्या कह देंगे? ह्यूमन डेमोग्राफी कह देंगे। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है ये तो बस। अगली चीज़ देखो, पॉपुलेशन देखा, डेमोग्राफी देखा, एक सेंसस चीज़ होती है। सेंसस हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट कराती है ना, हर 11 साल में 12 साल में। तो क्या होता है सेंसस? मतलब क्या होता है? ऑफिशियल काउंट ऑफ अ पॉपुलेशन। सेंसस क्या होता है? आपसे पूछेगा नहीं कोई सेंसस, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑफिशियल काउंट ऑफ अ पॉपुलेशन को हम सेंसस बोलते हैं। मतलब जो आपकी पॉपुलेशन है उसको जब ऑफिशियली कोई गवर्नमेंट काउंट करती है तो उसको सेंसस बोल देते हैं। ये अपने उतने काम का नहीं है। ऊपर के दो, पॉपुलेशन और डेमोग्राफी, बड़े काम के हैं यार, इनको ध्यान में रखेंगे तो मजा आएगा, है ना। इनको ध्यान में रखेंगे तो मजा आएगा। चलिए, अब हमने ये तो देखा कि यार ये जो ओवर पॉपुलेशन है ये एक बड़ा थ्रेट है। कैसे है सर? मुझे बताओ। मैं नहीं मानता कि ये ओवर पॉपुलेशन एक बड़ा थ्रेट है। मैंने कहा देख ले, कोई दिक्कत नहीं। तू तो यार बस नजर गड़ा के देख ले। मैंने कहा ओवर पॉपुलेशन का कुछ हिंट दो सर आप तो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ओवर पॉपुलेशन तेरे को समझनी है। मैंने कहा तू समझ ले। मैंने कहा अगर तू वर्ल्ड वाइड देखेगा तो तू समझ जाएगा, और मैंने कहा दुनिया में जा ही क्यों रहा है, अपने देश में झांक के देख। मैंने कहा इंडिया में देखेगा तो तू समझ जाएगा। सॉरी, ओके। सो वर्ल्ड वाइड की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम दशक लेंगे 1900, 2000 और 2011। इन 3 दशकों की बात करते हैं। देखना जमीन आसमान का फर्क है भाई। जब 1900 में आप देख रहे थे, तो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो तकरीबन 2 बिलियन थी। वाह सर, क्या बात कर दी, बिल्कुल सही बात है। 1900 में जब आप देख रहे थे तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन तकरीबन 2 बिलियन थी, और 2000 जब सन आया तो हम कहते हैं रॉकेटेड अप, क्योंकि इतना बढ़ेगी किसी ने सोचा नहीं था। ये 2 दूनी 4 तियां 6 का पहाड़ा पड़ दिया इन्होंने। 2 बिलियन से 6 बिलियन बन गई पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड वाइड 2000 में। और जब सन 2011 आया तो करेंटली नापी गई पॉपुलेशन वो 7.2 बिलियन थी भाई। वो कितनी थी मेरे भाई? 7.2 बिलियन थी। अब बोलते हैं सिमिलर ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। क्या बोलती है एनसीईआरटी? एक सिमिलर ट्रेंड आपका इंडिया में भी ऑब्जर्व होता है।
अब यहाँ 1900 के दशक को छोड़ के हम बोलते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आप मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लो, जब हम आज़ाद हुए थे 1947 की ये बात कर रहा है। हम पता है आपको कितने कम थे, हम मात्र 350 मिलियन थे, 350 मिलियन थे ना, बिलियन, बिलियन तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन बिलियन में आएगी ना भाई, वर्ल्ड में बहुत लोग हैं, इंडिया बस मिलियन में थी। और ये मिलियन से बिलियन का सफ़र जो इंडिया ने तय करा है ना भाई, आहा, अब देखो आप, अब देखो आप, जब मई 2000 में इसको नापा गया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लगभग आपका 2 सेकंड देंगे, मई 2001 में जब इसको नापा गया, मई 2001 में जब इसको नापा गया तो हमारी पॉपुलेशन 350 मिलियन से 350 मिलियन से 1 मिलियन हो गई भाई, 1 मिलियन हो गई। अब इसका क्या मतलब आप समझे, नहीं समझे आप, मैं समझाता हूँ आपको। आइए, लगभग 2000 के दशक में पूरे विश्व की जो जनसंख्या थी वो 6 बिलियन थी, और लगभग उसी टाइम के आसपास इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 1 मिलियन थी। पूरे, सॉरी ये गलत हो रहा है भाई, कुछ गलत हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है गलत, ये बिलियन में आना चाहिए। इंडिया 1 बिलियनर बन गया था भाई 2001 में, आते मिलियन कम हो गया, लगा लो अब 350 मिलियन से तुमको लगेगा सर 1 मिलियन, 1 मिलियन तो कम हो गया ना यार, 350 मिलियन तो कहीं ज़्यादा है, तो बिलियन में जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो सुनना, पूरे विश्व की जनसंख्या 6 बिलियन थी, भारत की अकेले 1 बिलियन हो गई। इसका मतलब क्या था कि एवरी 6th पर्सन वॉज एन इंडियन, एवरी 6th पर्सन वॉज इंडियन। सन 2000 में ऐसा हो चुका था। और जब आप आगे बढ़े, जब आपने 2011 की सेंसस को कंडक्ट करा तो आपकी जो पॉपुलेशन निकल के आई वो लगभग 1.2 बिलियंस थी, 1.2 बिलियंस। हम बोलते हैं 1 अरब 25 करोड़ थी, वही है 1.2 बिलियन। और आज अगर आप देखोगे करंटली, मैंने आपको बताया हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं, 1.44 बिलियन में। तो ये ट्रेंड है पॉपुलेशन का। अब आप देखो कि इस गति से अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या खाक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे, क्या खाक फ्यूचर जनरेशन के लिए आप कुछ बचाओगे, किस तरीके से आप अपना ही रहन सहन कर पाओगे। तो हेंस पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन इज़ नेसेसरी। तो क्या जानना मिला कि पॉपुलेशन में स्टेबलाइजेशन क्या है भैया, नेसेसरी है। अच्छा, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे, तो आप क्या कहोगे, गवर्नमेंट ने बहुत स्लोगन्स भी निकाले इस स्टेबलाइजेशन के लिए। क्या स्लोगन निकाले सर, आपने बहुत बारी स्लोगन सुने होंगे, 2 बच्चे हैं मीठी खीर उससे ज़्यादा बाबासी। ये सारे गवर्नमेंट के स्लोगन हैं ताकि इस पॉपुलेशन को जो एकदम रॉकेट की तरफ बढ़ते जा रही है, इसको स्टेबलाइज किया जा सके। और ये तरह तरह पे वक्त पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करते आई है, ठीक है। और ऐसा भी सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उनके बीच में एक प्रॉपर गैप होना, अंतराल होना अति आवश्यक है, ताकि दोनों की परवरिश सही ढंग से हो पाए। तो अब वही प्रॉब्लम्स को हम समझने वाले हैं कि प्रॉब्लम है क्या ये पॉपुलेशन बढ़ने के साथ। सर आपने बता दिया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और आपने ये भी कह दिया कि स्टेबलाइजेशन ज़रूरी है, पर पहले ये तो बताओ पॉपुलेशन बढ़ रही है तो प्रॉब्लम क्या है। अभी तो आपने ये प्रूव करा कि बढ़ रही है, पूरा डेटा दिखा दिया अपने को, मैंने कहा दिखा दिया बिल्कुल। तुमने कहा सर प्रूव तो करो, मैंने कहा तुम तो देख लो यार, क्या देखना है, प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स विद ग्रोइंग पॉपुलेशन। देखो एक चीज़ तो आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो कि अगर 2 भाई बहन हैं या 2 भाई हैं या जो भी हैं, एक परिवार में अगर 2 बच्चे हैं, उनके बीच में गैप अच्छा नहीं है तो एक बच्चा तो वैसे ही बेकार बन जाएगा। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है। बट उसके अलावा मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि डिमांड फॉर रोटी कपड़ा मकान, रोटी बोले तो फूड, कपड़ा बोले तो क्लोथ और मकान बोले तो शेल्टर, ये इंक्रीज कर जाता है। डिमांड फॉर फूड क्लोथिंग शेल्टर, जिसको बोलते क्या है अपन, रोटी कपड़ा मकान। मैं सीधे ऐसे ही याद कराऊंगा, कुछ इधर का नहीं कुछ उधर का नहीं, सीधे टू द पॉइंट बाद हर चीज़ याद होगी।
रोटी कपड़ा मकान की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अब इसी से रिलेट करो भाई, कहीं इधर उधर नहीं जाना, कहीं इधर उधर नहीं जाना, सिंपल। मकान की डिमांड है, मकान की डिमांड है तो डिफॉरेस्टेशन क्या बढ़ जाएगा? क्या आप जंगलों को काट के वहां रहने नहीं लगोगे क्या? मैंने कहा रोटी कपड़ा मकान की डिमांड बढ़ जाएगी, मकान की डिमांड बढ़ी तो क्या करोगे? डिफॉरेस्टेशन करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे सर। उसके साथ साथ क्या सॉइल इरोड होगी कि नहीं होगी? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो तो क्या सॉइल इरोजन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और दूसरी चीज देखो, कपड़े की भी जरूरत है तो फैक्ट्री खोलोगे कि नहीं खोलोगे? बिल्कुल खोलेंगे सर। तो क्या पॉल्यूशन होगा क्या? और डिजीजेस होंगी क्या? बिल्कुल, ये भी बढ़ जाएंगी। और एक और चीज देखो भाई, क्या रोटी की डिमांड नहीं है क्या? है। अब इंसान भूखा रहेगा तो क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ जाएगी क्या? ज़्यादा लोग होंगे तो कम लोग कमाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ जाएगी? कि और यार 5वां पॉइंट इससे ही निकाल लो कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो क्या क्राइम्स नहीं बढ़ जाएंगे? इंसान घर में बैठे बैठे तंग नहीं हो जाएगा? अपना पेट पालने के लिए कुछ तो करेगा, तो क्या हो जाएगा? क्राइम्स भी बढ़ जाएंगे, क्राइम्स भी बढ़ जाएंगे। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सब जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बढ़ जाएंगे भाई, वो बढ़ जाएंगे। तो जो आप ये कह लो कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ जाएंगे, या यूं कह लो कि सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है देश की वो कोलैप्स करेगी, गिर जाएगी। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं रह पाएगी, अच्छी नहीं रह पाएगी। देखिए देखिए, अब सर ये सब बातें तो अच्छी हैं, ये सब बातें तो अच्छी हैं। प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, स्ट्रेटजीज टू ओवरकम क्या रहेंगे? पहला तो आप यही लिखोगे कि क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन। सर अब इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो सबसे अच्छा क्या होगा पता है? उस बच्चे को आप जो सिखाओ, जो अभी पढ़ रहा है, जो अभी सीख रहा है, जिसकी अभी सीखने की उम्र है, उसको बचपन से ही ये अच्छी चीज़ें सिखाई जाएँ तो वो अच्छी ही चीज़ें सीखेगा। तो इसलिए आप क्या करो, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, ये दूसरा पॉइंट बन गया। तीसरा, प्रॉपर केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। ये तो बहुत कॉमन सी बात है ना यार, मैं कुछ अलग थोड़ी ना कर रहा हूँ। प्रॉपर केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। अब एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, एक जे शेप्ड कर्व बनता है भाई। कैसे बनता है जे शेप्ड कर्व? जब मदर बेबी को कंसीव करती है ना तो उसमें कुछ ऐसा शेप आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर मान लो आपका ये बेबी है, तो आप देख रहे हो एक इस तरीके का एक कर्व बन रहा है। आप देख पा रहे हो कि आपको एक इस तरीके का एक कर्व बन रहा है, इसको जे शेप्ड कर्व बोलते हैं। इस कर्व का एक नाम होता है स्पेसिफिकली, इसको लंबर कर्व बोला जाता है। ध्यान में रखेंगे, लंबर कर्व बोला जाता है। प्रॉपर केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। चौथी चीज है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस ये क्या है सर? अब देखो यार, दिक्कत ये है ना कि बच्चा कभी होता है तो वो मर भी जाता है या डिफेक्टिव हो जाता है पैदा होते ही। स्टिल बर्थ हो जाती है बहुत बार बच्चे की, मतलब पैदा होते ही मर भी जाता है, या ऐसा होता है कि उसके हाथ पैर अच्छे नहीं होते, कोई उसको मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट होता है। इसी के लिए होता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में आप क्या करते हो, फ्लूइड निकालते हो जब बच्चा पेटी में होता है, और उसके टेस्ट से आप सारी चीज़ें, अगर कोई उसको एबनॉर्मलिटी है तो उसको पता कर सकते हो। बाकी आजकल स्कैनिंग के माध्यम से तो हर चीज़ यहाँ पर करी ही जाती है, ठीक है। तो ये बात रही एमनियोसेंटेसिस की। सर और हम इसमें क्या कर सकते हैं? मेडिकल
रिसर्च कर सकते हैं आप, मेडिकल रिसर्च। जैसे CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इसने एक दवाई बनाई है जिसको बोलते हैं सहेली। सहेली वंस इन अ वीक पिल है और एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है विद लीस्ट और नो साइड इफेक्ट। सहेली क्या है? सहेली एक ड्रग है जिसको आप वंस इन अ वीक पिल कहते हो। इसको और अच्छे से बताऊंगा मैं आगे। इसको वंस इन अ वीक पिल कहते हैं, थोड़ा सा सुन लो अभी। एक ड्रग है जिसको वंस इन अ वीक पिल कहते हैं। ये सहेली जो है, इसको ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, मतलब कंसीव नहीं होने देती है ना, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और ड्रग है, तो ड्रग के साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट नहीं है। विद लीस्ट, पूरे साइड इफेक्ट नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते, तो या तो ऐसा कह लेते हैं कि विद लीस्ट और नो साइड इफेक्ट, कि या तो इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो बहुत कम है या साइड इफेक्ट है ही नहीं, हम ऐसा कह देते हैं। तो ये है सहेली। CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने इसको क्रिएट कर रखा है। आगे देखो, प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, इनका प्रिवेंशन किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ मेथड्स हैं। अब क्योंकि आपको देखो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है, तो उसके लिए एक अच्छा पॉइंट क्या रहेगा कि लोगों को बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में बताया जाए। सो क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में आप अवेयरनेस फैलाओ। तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं यार, आप कुछ 2-4 पॉइंट इनमें से उठाएंगे तो मज़ा रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करा दें। 8वीं चीज़ आप और लिख लो, चलो कुछ मेडिकल फैसिलिटी आप प्रोवाइड करा दो। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर रिटर्न एग्ज़ाम आता है तो 2-4 पॉइंट लिख के बात ख़त्म कर सकते हो, और अगर MCQ आता है तो MCQ में बहुत कम चांस है, हो सकता है कुछ पॉइंट इनमें से देके आपसे पूछे, तो आपको पता होगा कि क्या क्या पॉइंट अच्छे हैं, क्या क्या पॉइंट किए जाने चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है स्ट्रेटजीज टू ओवरकम। क्लियर हो गया फिर ये? बिल्कुल सर। अब भाई इसी स्ट्रेटजीज टू ओवरकम में ना मैं आपको बहुत तगड़ी चीज़ें अब बताने वाला हूँ। ये कुछ पॉइंट्स थे, जनरल पॉइंट थे, आपने खुद देखा, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था आपको, अपने आप ये पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, अपने आप ये पॉइंट, थोड़ा सा डेटा आपको स्टैटिस्टिकल जो वहाँ पर था उसको ध्यान में रखना था, और बाकी तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें अब जो हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। बट उससे पहले मैं आपको देखूँ, आप NCERT में अपना देखना, इंडिया अमंगस्ट द फर्स्ट कंट्री बना जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करा 1951 में, और इसको बाद में नाम दे दिया गया RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, है ना। तो इसको हम ज़रा अच्छे से देखते हैं। इंडिया was amongst the first countries of the world who introduced, क्या इंट्रोड्यूस करा? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब करा था? 1951 में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाईलाइट करेंगे इसको। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करने वाला इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री था 1951 में। और फिर हमने क्या कहा कि लेटर इट वाज नेम्ड एज, क्या नाम दे दिया गया इसको? RCH, which means reproductive and child health care program, या चाइल्ड हेल्थ केयर लिखेंगे। ठीक है, प्रोग्राम भी लिखना चाहो लिख सकते हो। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले नाम क्या था? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम।
फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम FPP 1951, बाद में उसको रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम रख दिया गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, मैंने कहा था एमनियोसेंटेसिस नाम की एक चीज़ है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना। मैंने कहा था मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैंने कहा आप सुन लो, अब वो वक्त आ गया है, ठीक है। होप से हो गया होगा। अब अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं? एमनियोसेंटेसिस की। सुनना, एमनियोसेंटेसिस भैया इतनी तगड़ी चीज़ है ना ये। एमनियोसेंटेसिस जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन से सर? पहला तो है एमनियोन प्लस दूसरा है सेंटेसिस। तो एमनियोन जो शब्द है इसका अर्थ होता है एमनियोटिक फ्लूइड। इसका अर्थ क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड। और जो सेंटेसिस है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सर विथड्रॉल बाय पंचर। विथड्रॉल बाय पंचर। अब आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। कब किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कब किया जाता है? इसको 14 से 18वें वीक के अंदर किया जाता है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के 14 से 18वें वीक के अंदर, जिसको बोला जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जिसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आप इसको करते हो तो बड़ा सेफ है, सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आइए चेक करते हैं क्या होता है इसमें। देखिए, ये हमने मदर का वॉम्ब बना दिया, ठीक है। यूट्रस, वॉम, हिस्टेरा, हिंदी में इसी को बच्चेदानी कहते हैं। तो ये हमने मदर का वॉम, यूट्रस, हिस्टेरा बना दिया। अब इसके अंदर क्या है? आपका बेबी रहेगा, बच्चा रहे, और लगभग फीटल कंडीशन में रहेगा। ओफाइटस आपका जो है यहाँ पर रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होगा। ये अम्बिलिकल कॉर्ड हमने बना दी जिसके थ्रू वो मदर से न्यूट्रिशन को अपने अंदर लेता है, ठीक है। बहुत डेवलप बच्चा नहीं होगा 14 से 18 महीने का, ठीक है। ये आपने अम्बिलिकल कॉर्ड बना दी। और इसमें क्या होता है? ये बच्चा सेफ रहे। सुनना, ये बच्चा क्या होता है? मदर हिलेगी डुलेगी, बच्चे को चोट आ सकती है, तो बच्चे पे चोट ना आए या वो सेफ रहे, वो शॉक को एब्जॉर्ब कर पाए, इसीलिए इसमें एक फ्लूइड भी भरा रहता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। इस फ्लूइड को ही क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, जिससे बच्चे को चोट नहीं आती। तो आप क्या करते हो? आप इंजेक्शन पकड़ते हो, इंजेक्शन पकड़ते हो और इंजेक्शन यहाँ पर है ना, जिस यूट्रस में बच्चा है उसमें लगाते हो इंजेक्शन, और उससे आप एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेते हो। ये देखिए, थोड़ा सा आपने इसमें क्या करा? एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लिया। कितना निकालना है सर? ज़्यादा नहीं, आप लगभग 20 से 30 ml निकालोगे। सो 20 से 30 ml क्या है सर? ये 20 से 30 ml एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन आउट। तो 20 से 30 ml जो एमनियोटिक फ्लूइड था उसको आपने बाहर निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ सिरिंज। सॉरी, विद द हेल्प ऑफ सिरिंज आपने इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल लिया। अब इससे आप क्या क्या कर सकते हो? इसके टेस्ट से आप डिटेक्ट कर सकते हो, आप डिटेक्ट कर सकते हो क्या सर? एनी क्रोमोजोमल और जीन एबनॉर्मेलिटी। क्रोमोजोमल या जीन एबनॉर्मेलिटी तो नहीं होने वाली बच्चे को, ये आप पता कर सकते हो। किससे? इस एमनियोटिक फ्लूइड की मदद से, इसके टेस्ट से। अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेन बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे।
आप देखो आप डायग्नोस कर रहे हो, दो शब्द होते हैं मेडिकल टर्म में, दो शब्दों का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायग्नोज और प्रोग्नोज। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, डायग्नोज कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, ठीक है। किस में कर रहे हैं, पेरेंट में कर रहे हैं। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है, एक पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, बताओ, पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, बताओ, पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, बताओ। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। एमनियोसेंटेसिस एक पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, डायग्नोसिस आप कर रहे हो इन पेरेंट, बहुत बढ़िया। प्लस आप कर क्या रहे हो, यहां पर एक सिरिंज को अंदर डाल रहे हो, घुसेड़ रहे हो, पंचर कर रहे हो, सेंटेसिस कर रहे हो, पंचर, विड्रॉल बाई पंचर, निकालना बाई पंचर। तो क्या एक इन्वेजिव टेक्निक है? हाँ सर, ये एक इन्वेजिव टेक्निक भी है। मेरी बात को समझना भाई बहुत ध्यान से। इन्वेजिव टेक्निक क्या होती है, जिसमें आप एकदम हमला करो, है ना, घातक हमला वाली। तो क्या कर रहे हो यार, सिरिंज घुसेड़ रहे हो, इन्वेजिव तो कर रहे हो, इन्वेजन कर रहे हो, घुस रहे हो अंदर, है ना, हमला ही तो कर रहे हो एक टाइप का। तो पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्लस इन्वेजिव टेक्निक है कौन, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस बहुत इंपॉर्टेंट, पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्लस इन्वेजिव टेक्निक है, बिल्कुल पॉइंट हमेशा इंक्लूड करना, बहुत बढ़िया। अब सर इसका ना क्या हुआ ना, एक टाइम के बाद एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज चालू कर दिया कुछ लोगों ने, कुछ डॉक्टरों ने, कुछ गांव देहात के लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू करा। गांव देहात तो ऐसे ही बदनाम है, शहर के लोग ज़्यादा करते हैं। मिसयूज क्या है, ये इससे डिटेक्ट कर सकते हो आप सेक्स ऑफ द बेबी, टू डिटेक्ट सेक्स ऑफ द बेबी, मतलब आप ये पता कर सकते हो कि जो बेबी है वो मेल होने वाला है कि फीमेल होने वाला है। ये इसका मिसयूज था। तो होता क्या था कि अभी फीटल कंडीशन में है बच्चा, तो उसको वहीं पे मरवा देते थे अगर फीमेल होता, तो इसको फीमेल फर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या कहा जाता है ना। तो कन्या भ्रूण हत्या के लिए एक मेजर कारण बना एमनियोसेंटेसिस। तो इसका मिसयूज से इसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसके लिए एक एक्ट निकाला गया। क्या निकाला गया, एक एक्ट निकाला गया। क्योंकि ये एक पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, तो उस एक्ट का नाम क्या रखा, जरा ध्यान से देखना, पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, एक्ट का नाम क्या रखा, पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, रेगुलेशन, किसके लिए बनाया था ये एक्ट, रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन फ्रॉम मिसयूज के लिए एक एक्ट बनाया। कब बनाया गया, कब बनाया गया, 1994 में, 1994 में। तो एमनियोसेंटेसिस का एक गलत प्रयोग किया जाने लगा टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ द बेबी। तो इसके लिए एक रेगुलेशन एक्ट बनाया गया 1994 में बाय GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोला गया इस एक्ट का नाम पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन फ्रॉम मिसयूज एक्ट 1994। अब इस एक्ट को पढ़ते हैं, बड़ा मज़ेदार एक्ट है, सुनना बहुत ध्यान से कि इस एक्ट में आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई गई थी, किस किस तरीके से आपको बताई गई थी। क्या है सर इसमें, आप जनरली ये देखो वैसे फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है ना वो 12 वीक होता है, तो एक ट्राइमेस्टर के बाद आप लिखना, ठीक है, एक ट्राइमेस्टर के आफ्टर लगभग दूसरे ट्राइमेस्टर तक ये इसको किया जाता है एमनियोसेंटेसिस को। 12 वीक का एक ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है। तो ये जो एक्ट था इसके तहत यहाँ पर एमनियोसेंटेसिस का जो रेगुलेशन है, ठीक है, वो स्पेसिफाई कर दिया गया कि कहाँ कहाँ पर जो है इसका रेगुलेशन होना चाहिए, कहाँ कहाँ पर इसका रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई चांस लगते हैं कि हाँ बेबी में कोई जीन एबनॉर्मलिटी हो सकती है, मान लो पेरेंट है, पेरेंट ही डिफेक्टिव है, पेरेंट में ही कोई जीन एबनॉर्मलिटी है, तो बच्चे में भी आएगी। तो इसीलिए इसको यहाँ पर बनाया गया कि जो बच्चा है उस पर भी कोई एबनॉर्मलिटी ना आए, तो ये एक्ट बनाया गया, ठीक
ठीक है। अगर पेरेंट पे कोई मान लो आपका जीन एब्नॉर्मलिटी, तो फिर उस केस में आप टेस्ट करोगे ही करोगे। क्यों? क्योंकि पेरेंट में तो बच्चे में जा सकती है, तो इसीलिए वहाँ पर एक्ट करना ज़रूरी, लगाना ज़रूरी था। सो दिस वाज ऑल अबाउट अपना एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। इसको देखेंगे, 2 मिनट रुकते हैं।